हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHI-01 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो अनौद्योगिकीकरण है ना, अनौद्योगिकीकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में आता है। इसमें आपसे जो 100 वर्ड्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, तो सिर्फ लिख देंगे कि अनौद्योगिकीकरण, बस इतना लिख देंगे। उसके बारे में आपको लिखना होता है। या फिर अगर आपका ये थोड़ा बड़ा प्रश्न आता है, 250 शब्दों का आता है और बड़ा आता है, तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि अनौद्योगिकीकरण या फिर अनौद्योगिकीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि एक खाली इसके बारे में पूछ सकते हैं अनौद्योगिकीकरण के बारे में, और बड़ा प्रश्न आया आपका ये ज़्यादा नंबर का, तो उसमें इसको अर्थव्यवस्था इसके साथ जोड़ देंगे कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनौद्योगिकीकरण क्या है पहले हमें ये बताना है। तो हमारा जो छोटा प्रश्न वो तैयार हो जाएगा। अनौद्योगिकीकरण के बारे में हम लिख देंगे। तो अनौद्योगिकीकरण क्या है? अनौद्योगिकीकरण का मतलब हो गया, एक रहता है औद्योगिकीकरण, तो उसका मतलब क्या रहता है कि आधुनिक समाज में क्या उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, कामगारों को काम मिल रहा है, वस्तुओं की क्या इतनी मांग है, इतनी मांग है कि उनकी पूर्ति के लिए नए नए उद्योग बनाए जा रहे हैं। और जब जैसे जैसे उद्योग बढ़ते हैं तो लोगों को भी काम धंधा मिलता है, नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो जाती है, तो वो औद्योगिकरण होता है। उसका उल्टा अगर होने लगे तो वो होता है अनौद्योगिकरण। यानी किसी भी वजह से चीज़ों की मांग होती है, मांग और पूर्ति कम होने लग जाए, तो उस वजह से क्या उद्योग धंधे वाले जो काम करने वाले होते हैं, कंपनी वाले, उनको बंद करना पड़ता है। और धीरे धीरे करके क्या ऐसे ही मार्केट में क्या होता है, कंपनियां बंद होने लग जाती है, लोगों को काम भी मिलना बंद हो जाता है, तो आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लग जाती है। जिस तरह से कंपनियां बढ़ रही होती हैं और इसमें क्या कंपनियां बंद हो रही होती है, धीरे 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 अनऔद्योगिकरण बढ़ता रहता है, तो वो अनऔद्योगिकरण है। तो इसके अंदर आप लिख देंगे कि जो अनऔद्योगिकरण है इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अनऔद्योगिकरण का मतलब है उद्योगों का खात्मा या फिर उनकी समाप्ति। प्रारंभ में भारतीय उद्योगों के जो उत्पाद थे उनको काफ़ी ऊंची कीमत मानी जाती थी। यानी कि जो भारतीय कामगार जो थे, हस्तशिल्प के जो सामान बनाते थे ना, तो वो अंग्रेज के खरीदते थे कम दाम पे, और अपने देश में जाके और अन्य देशों में जाके वो उसे दुगनी तिगुनी कीमत में जाकर वो बेचते थे। तो क्या है, उनको जब अच्छी कीमत मिल रही थी तो भारतीयों को भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी कीमत देते थे, यानी कि उनको अच्छा माना जाता था, उनका काम सही चल रहा था भारतीयों का। लेकिन व्यावसायिक पूंजीवाद के समय अंग्रेजी कंपनी के लाभ का स्रोत भारतीय औद्योगिक उत्पादों जो था ना, उनका भारत में लागत मूल्य व इंग्लैंड में विक्रय मूल्य में अंतर था। यानी कि भारत में जो बन रहा है कोई चीज़, मानो उन्होंने 100 रुपये में लोगों से खरीद ली, भारतीय उद्योग वालों से 100 रुपये में एक चीज़ खरीदी, और वो इंग्लैंड में जाके अगर उसे 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो बचा हुआ जो 100 से 200 के बीच में 100 रुपये का जो गैप है वो अंग्रेजों का मुनाफा कहा जाता था। वो इसमें के विक्रय मूल्य था, जो कि उनका लागत मूल्य व विक्रय मूल्य था, उसके बीच का जो अंतर था वो उनका मुनाफा था। इसी अंतर को ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ दर कहा जाता था। यह लाभ दर क्या वो बढ़ा भी सकते थे और कम भी कर सकते थे। जैसे कि वो 100 रुपये का लेके 150 का भी बेच सकते थे, 200 का भी बेच सकते थे, 250 का भी बेच सकते थे। अगर वो चाहें तो 150 रुपये का भी खरीद सकते थे, लेकिन वो खरीदते नहीं थे क्योंकि वो खुद का नुकसान नहीं करना चाहते थे। इसलिए यह कीमत क्या है, लाभ दर बढ़ाई भी जा सकती थी। अंग्रेजी भारतीय वस्तुओं के लागत जो मूल्य होता था वो शिल्पकारों को बहुत कम दिया जाता था। कोशिश करते थे वो लोग कि उनको कम मूल्य दिया जाए और खुद उसको ज़्यादा मूल्य में बेचा जाए। जब भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा थी, तो जैसे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी हो गई, या डच इंडिया कंपनी थी ना, ये सब, और एशियाई मूल की और कंपनियां थी, ये इन व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा थी। तो ये लोग क्या खरीदते थे कि नहीं तुम नहीं तो मैं तो दूसरी कंपनी को दे दूंगा, तो थोड़ा अच्छा मूल्य भारतीय कामगारों को मिल जाता था अपने सामान का, उन्हें अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य मिल जाता था। परंतु 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदियों व जो ये कंपनियां थी इनको धीरे धीरे भारत से हटाने लगे और अपना एक छत्र राज्य क्या करने लगे व्यापार के ऊपर। यानी कि धीरे धीरे इन कंपनी को हटा दिया। अब जो भारतीय कामगार है, मजदूर है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि भाई तुम नहीं खरीदोगे तो मैं दूसरों को बेच दूंगा, कोई खरीदने वाला है ही नहीं। तो भले अंग्रेज किसी भी कीमत पे उनका माल लो, उनको वही कीमत में देना पड़ता था। तो इससे उनको कंपनी को क्या है, उनको तो मुनाफा होने लगा लेकिन भारतीयों को घाटा होने लगा। अंग्रेजी कंपनी भारतीय शिल्पकारों को कम मूल्य देती थी ताकि उनका जो मुनाफा है ना वो थोड़ा बढ़ जाए। इससे जो भारतीय शिल्पकार थे उनका शोषण बढ़ गया और उनकी स्थिति कमज़ोर होने लगी।
इससे उद्योगों में पूंजी निवेश व तकनीकी विकास करने के लिए संसाधन जोड़ने की संभावनाएं भी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। यानी कि जब उन लोगों के पास ढंग से पैसा ही नहीं आ रहा, सही से खुद का मुनाफा ही नहीं कर पा रहे, तो आगे अपनी कंपनी को बढ़ाएं कैसे? तकनीकी विकास यानी कि जो मशीनें वगैरह या फिर कंपनी को किस तरह से विकसित करें, तो ये संभावना कम होगी। जब उनका खुद ही नुकसान में जा रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें कम होने लगी। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इंग्लैंड में पूंजी जमाव कर लिया और तकनीकी क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के बाजारों से शिल्पकारों को एकदम से हटाई दिया। यानी कि इंग्लैंड में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया 19वीं सदी के प्रारंभ में, और तकनीकी क्रांति आई, यानी कि मशीनों का युग आ गया एक तरह से बोले तो। उसके फलस्वरूप क्या, और यूरोप के बाजार में जो भारतीय शिल्पकारों के जो सामान थे ना, उनको तो हटा दिया गया, और आधुनिक तकनीकी से युक्त कारखाने से वो लोग क्या प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाए। यानी कि एक कंपनी में एक मजदूर मिलके कुछ बना रहे हैं, 100 चीज़ें बना रहे हैं, मान लो एक प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट कंपनी में मजदूर बना रहे हैं, भारतीय शिल्पकार बनवा रहे हैं, वही चीज़ मशीनों से 1 मिनट में 100 बन जाती हैं। तो इससे क्या, वो टिक नहीं पाए, जो भारतीय शिल्पकार थे वहाँ पे टिक नहीं पाए, और वो वहाँ से खदेड़ दिए गए, और जो तकनीकी कंपनियाँ थी, जो नई नई कंपनियाँ आ रही थी, वो वहाँ पे पैठ जमाती रही। 19वीं सदी के प्रारंभ में देश में औद्योगिक निर्यात व सूती निर्यात कम होने लगा, और धीरे धीरे बंद भी होता गया। नील व सिल्क अपरिष्कृत यानी कि जो कच्चा सिल्क होता है, उसका निर्यात थोड़ा बहुत होता जा रहा था। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह निजी संस्थान निर्यात का काम करने लगे। धीरे धीरे विदेशी कारखानों द्वारा भारतीय शिल्पकारों का निर्यात बाजार छीन लिया गया, और जो घरेलू बाजार है वहाँ पे भी आयातित सामान से भर दिया गया। यानी कि अब जो भारत के बाजार थे, वो सामान जैसे अपने शिल्पकार क्या वहाँ बेच लेते थे, कोई और खरीदता नहीं था, तो अपने बाजार में बेच लेते थे। लेकिन क्या, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ऐसी मशीनों से सामान बनाती कि जल्दी भी बन जाता और अच्छा भी लगता, देखने में लोगों को आकर्षित करता था। तो खुद तो उनका सामान खरीदना बंद ही कर दिया, बल्कि यहाँ के बाजारों में भी खुद का बनाया सामान पूरा भर दिया था उन्होंने, आयातित सामान से भर दिया। उद्योगों व शिल्पकारों ने जो शिल्पकारों का यही पतन है, इस प्रक्रिया को ही अनऔद्योगिकरण कहा गया है। अनऔद्योगिकरण औद्योगिकरण का विपरीत रूप था। तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए 100 वर्ड्स में कि अनऔद्योगिकरण के बारे में लिखिए, तो आपको इतना ही लिखना है, और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, तो वो अगर होगा तो उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा जो मैं बताती हूँ वो लिखना है। 19वीं शताब्दी में भारत के अनऔद्योगिकरण पर कई क्या सवाल उठे थे, जो कि विवाद के रूप में सामने आए। रमेश चंद्र दत्त व मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि ना, जो भारतीय औद्योगिक आयोग है, उसको उन्होंने एक लेटर लिखा था, और उसमें बताया था कि अनऔद्योगिकरण है ना कितना नुकसान कर रहा है हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है इसके ऊपर। तो उन्होंने इसके पक्ष में कुछ आंकड़े दिए थे। उन्होंने कहा था कि 1860 में जो आयातित मैनचेस्टर कपड़े थे, वो 96 लाख स्टर्लिन हैं उतने के खरीदे गए थे, लेकिन 1900 में ये बढ़कर 27 करोड़ स्टर्लिन हो गए थे। यानी कि इतने ज़्यादा कपड़े आयात होने लगे मैनचेस्टर से। लेकिन अभी कुछ हाल ही के कुछ लेखकों ने क्या, जैसे कि मॉरिस डेविस है उनमें से मुख्य, उन्होंने इस प्रमाण को तार्किक नहीं माना। उनका कहना था कि अब ये बढ़ गया था, मान लो कि 96 से 27 करोड़ हो गया, 96 लाख से 27 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कितने साल इसके बीच में गैप था, तो इस बीच में क्या जनसंख्या भी बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई थी, लोग ज़्यादा हो गए तो खपत भी ज़्यादा होने लगी, और धीरे धीरे क्या लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, तो लोग वो कपड़ा खरीदना अफोर्ड कर सकते थे। यानी कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो कम खरीद रहे होंगे, अब वो अफोर्ड कर सकते हो तो इसलिए खरीदेंगे भाई। और जनसंख्या बढ़ रही है, पहले जहाँ की अगर किसी जगह पे 100 लोग थे, तो 100 लोग में से अगर 50 ने खरीदा, तो आगे जाके वहाँ पे 1000 लोग हो गए इतने सालों बाद, तो 1000 लोगों में से 500 लोग खरीदेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक जहाँ पे 100 था तो वहाँ 500 लोग खरीद रहे हैं। तो इस वजह से ये जो खपत है ये बढ़ी थी, ये बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं बढ़ी थी। इस कारण से भारतीय कपड़ों की वस्त्र की जगह विदेशी वस्त्र खरीदने में जो लोग सक्षम हुए थे, तो इसलिए इनकी कीमत भी बढ़ गई। वैसे जो मॉरिस हैं, उन्होंने इसके लिए कोई तर्क नहीं देना ही, उन्होंने कोई आंकड़े प्रस्तुत किए थे, इस वजह से इनका भी विचार है वो इसके ऊपर भी संदेह किया जाता है। क्योंकि जो मदन मोहन मालवीय जी हैं और रमेश चंद्र दत्त हैं, उन्होंने आंकड़े दिए थे, लेकिन
जो मॉरिस डेविस थे उन्होंने इनका विरोध तो किया लेकिन कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, इस वजह से इनका जो विचार है इसको थोड़ा योग्य माना नहीं जाता है। वैसे अनऔद्योगिकरण की भावना को बल देने के लिए आधुनिक इतिहासकार जैसे कि शरद राजू मद्रास के थे, एन के सिन्हा बंगाल में, A.V. रामन राव आंध्र प्रदेश से, R.D. चौक से महाराष्ट्र और A.K. बागची जो थे बिहार से, इन लोगों ने क्या इस अनऔद्योगिकरण की भावना को बल देने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। बागची के अनुमान के अनुसार दोआब यानी कि मध्य गंगा का क्षेत्र है, उसमें औद्योगिक पतन को विशुद्धता के साथ मापा जा सकता है, यानी कि यह सिद्ध होता है कि अनऔद्योगिकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के अंत से चली। डेविड थॉर्नर ने कहा कि सन 1881 के बाद जनगणना के आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि 1881 से 1931 तक अनऔद्योगिकरण प्रगति पर था, यानी कि बहुत तेज गति से अनऔद्योगिकरण हो रहा था, उद्योग धंधे गिरे जा रहे थे। लेकिन जो डेविड थॉर्नर है उन्होंने कहा कि जनगणना तो ये कहती है, लेकिन वास्तव में क्या था कि पुरुष कार्य जो थे 1881 में कृषि के क्षेत्र में जो काम करते थे ना वो 65% थे, 1931 में वो 72% यानी कि बढ़ गए। उद्योगों का जो पतन था वो 1881 में 1% था और 1931 में 9% हो गया था। लेकिन क्या है, फिर भी मानते नहीं थे कि हाँ उद्योगों का पतन हो रहा है, लेकिन लोगों को काम धंधा मिल रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो रही थी। लेकिन थॉर्नर क्या इसको अनौद्योगिकरण का पतन नहीं मानते थे कि भाई कि उद्योग धंधे धीरे धीरे कम हो रहे थे ना, तो उनकी संख्या कम होने लगी, यानी कि बहुत तेज गति से कम नहीं हो रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अनऔद्योगिकरण का पतन यानी कि ये होना रुक गया, यानी कि धीरे 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 उद्योग धंधे कम हो रहे हैं, लेकिन हो तो रहे हैं, उनका मानना ये था। वैसे थॉर्नर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1881 से 1931 की जनगणना अनऔद्योगिकरण के कोई उचित आधार प्रस्तुत नहीं करती थी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसे इफेक्ट नहीं डालती कि हम ये कह नहीं सकते हैं कि हाँ 1881 से 1931 के बीच में जो अनऔद्योगिकरण है वो हो रहा था या नहीं हो रहा था, या कितना हो रहा था कितना नहीं हो रहा था। वैसे थॉर्नर के विरोध में कहा जाता है कि अनऔद्योगिकरण ने 1881 की जनगणना से पहले ही काफ़ी नुकसान कर दिया था। इस वजह से क्या है, थॉर्नर को इसके नुकसान के बारे में कम पता चला है। इन सभी बातों से हम भारत में अनऔद्योगिकरण का प्रभाव समझ सकते हैं, या फिर जो भारतीय अर्थव्यवस्था ना उसके ऊपर इसका प्रभाव समझ सकते हैं कि भारत के उद्योग धंधे क्या बुरी तरह से सब चौपट हो गए थे, लोगों में गरीबी आ गई थी, आर्थिक स्थिति के जो बाजार थे यहाँ के भारत के जो बाजार थे वो खुद तो सामान दूर तो भेजना मतलब दूर की बात हो गई, खुद यहाँ पे दूसरे देशों का क्या जो अंग्रेजों की कंपनियों द्वारा बनाया हुआ सामान था वो यहाँ पे आके भर दिया गया, तो इससे भी उन लोगों की स्थिति में थोड़ी सी खराबी आई थी। तो इस तरह से हम औपनिवेशी भारत में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया को देख सकते हैं। तो ये अनऔद्योगिकीकरण के टॉपिक पे एक प्रश्न हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।